Chapter 10 Academy Competition. Guys please like, subscribe and share my channel. अगले दिन जब तेज धूप उत्तरी आध्यात्मिक शहर पर बरसी तो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर धीरे धीरे क्रोध के लक्षण दिखाई देने लगे। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी पूर्व और पश्चिम शाखाओं में विभाजित है। दोनों शाखाओं के बीच काफी प्रतिस्पर्धा है। हालांकि यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि विकास तभी होगा जब प्रतिस्पर्धा होगी। यही कारण है कि नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी ने पिछले 2 वर्षों के दौरान कई उत्कृष्ट छात्र तैयार किए हैं। दोनों शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धा में अकादमी प्रतियोगिता, जो हर 2 महीने में एक बार आयोजित की जाती थी, सबसे उग्र और उग्र थी। अकादमी प्रतियोगिता के दौरान अकादमी के भीतर कई व्यक्तियों की रैंकिंग तय की जाएगी। एक युवा अंततः दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कई खूबसूरत महिला सीनियर्स और जूनियर्स के सामने दिखावा नहीं करना चाहेगा। इस वजह से कई छात्र अकादमी प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल अखाड़े जैसा स्थान था। इसके माध्यम से मार्शल प्रतियोगिता के लिए कई अंगूठियां वितरित की गईं। छल्लों के पास कई पत्थर की सीढ़ियां थी जो सीटों का काम करती थी। अभी ये सीटें पूरी तरह से मनुष्यों के समुद्र से भरी हुई थी। बातचीत और फुसफुसाहट जैसी सभी प्रकार की ध्वनियां एक साथ एकत्रित हो गईं। इसके अलावा इसमें युवा लड़कियों की हंसी की खनकदार आवाज भी शामिल थी और इसने माहौल को युवा जोश से भर दिया। बड़े स्टेडियम के भीतर कई लोग थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से 2 खंडों में विभाजित था। वह पश्चिम शाखा और पूर्व शाखा के छात्र हैं। उनके बीच साझा प्रतिस्पर्धी संबंधों के कारण दोनों पक्ष कभी कभी एक दूसरे को उकसाते थे, जिससे माहौल विशेष रूप से जीवंत हो जाता था। हम पूर्वी शाखा ने अर्थ क्लास के भीतर शीर्ष 10 में से केवल 4 सीटों पर कब्जा किया। इसके अलावा शीर्ष 3 पर वेस्ट ब्रांच का कब्जा था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस अकादमी प्रतियोगिता के बाद कोई बदलाव होगा या नहीं। हम पूर्वी शाखा में भी कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ऐसी अफवाह है कि लियू फेंग और टैन किंशान जल्द ही आध्यात्मिक आंदोलन चरण में पहुंचेंगे। अगर वे सफल हुए तो उनके लिए शीर्ष 5 में पहुंचना संभव होगा। ईस्ट ब्रांच की सीटों पर कुछ छात्र आपस में बात कर रहे थे। बगल में सू लिंग ने बातचीत सुनी और अपने होंठ थपथपाए। उन्होंने कहा, आपको अकादमी प्रतियोगिता के मुख्य बिंदु के बारे में भी पता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्वी शाखा कितनी सीटें पीछे है। जब तक भाई म्यू प्रथम स्थान प्राप्त करता है, पश्चिम शाखा हम पर भौंकने की हिम्मत नहीं करेगी। पूर्वी शाखा के छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत आह भरी। हालांकि उन्होंने जो कहा वह सही था। म्यू चेन को अर्थ क्लास में नंबर 1 बनने के लिए अभी भी लियू यान को हराना होगा। यह अफवाह थी कि उसके पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नारी है। भाई म्यू, इस बार हम पूर्वी शाखा सभी आप पर भरोसा कर रहे हैं। बोलते समय सू लिंग अपने सामने वाले लड़के को देखकर मुस्कुराया। म्यू चेन केवल मुस्कुराए, लेकिन उनकी नजरें स्टेडियम पर टिकी रहीं। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पहले से ही कुछ छात्र रिंग में लड़ना शुरू कर चुके थे। जैसे ही म्यू चेन ने स्टेडियम की ओर देखा, उसके पीछे से शोर की आवाज आई। फिर एक खुशबू आई जब उसके बगल में एक सुंदर और पतला शरीर दिखाई दिया। एक मधुर आवाज आई, ओए। म्यू चेन ने तान कियान एर को घूरने के लिए अपना सिर झुकाया, जो उसके बगल में दिखाई दे रही थी। बाद वाले ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी। उसकी उछलती काली पोनीटेल और बेहद सुंदर चेहरे ने आसपास से कई लोगों को उत्सुकता से घूरकर देखा। तान कियान एर ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास की छात्रा थी और वह बेहद खूबसूरत थी। उनका व्यक्तित्व भी अद्भुत था। इस प्रकार उसे पूर्वी शाखा के फूलों में से एक माना जाना कोई शर्म की बात नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाती है, वह स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार की ईर्ष्यालु निगाहों को आकर्षित करेगी। आप क्यों आए? तान कियान एर के यहाँ दिखाई देने के कारण म्यू चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये वह अवधि होनी चाहिए जब हेवन क्लास के छात्र प्रशिक्षण ले रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ आपका उत्साह बढ़ाने आया हूँ। तान कियान एर मुस्कुराए। उसने मजाक किया और कहा, और अगर तुम पूरी तरह से पिट गए तो भी मैं तुम्हें वापस ले जा सकती हूँ। क्यों? धन्यवाद। म्यू चेन ने अपना सिर जोर से हिलाया। अरे, क्या तुम ठीक हो जाओगे? कल आपका लियू यान के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए शायद उसने आज आपके लिए परेशानी पैदा करने का मन बना लिया है। तान कियान एर की आंखों में चिंता भर गई। हालांकि चिढ़ाना तो सिर्फ चिढ़ाना ही होता है, वह आज की घटनाओं का महत्व भी समझती थी। अन्यथा वह अपना साधना पाठ्यक्रम छोड़कर यहाँ नहीं भागती।
मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। म्यू चेन मुस्कुराया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने दूसरी ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। वेस्ट ब्रांच की सीटों के बीच में एक ठंडी नजर सीधे उस पर पड़ी। ये लियू यांग था। म्यू युआन और जू डोंग जैसे अन्य लोग लियू यांग के पास एकत्र हुए। इस समय वे सभी इस ओर चुनौतीपूर्ण उपहास भेज रहे थे। म्यू चेन और लियू यांग ने दूर से एक दूसरे को घूर कर देखा। जिस स्थान पर निगाहें मिलती थीं, वहां चिंगारियां चमकने लगती थीं। वे दोनों शाखाओं के जाने माने व्यक्ति थे और बहुत से लोग जानते थे कि आज का मुख्य शो क्या था। यही कारण है कि उनकी आमने सामने की निगाहों ने उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि आज का शो उनसे बच नहीं पाएगा। लियू यांग ने म्यू चेन को देखा। तभी उसका ध्यान तान कियांग एर की ओर गया, जो उसके बगल में थी। वह अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब उसने म्यू चेन की ओर फिर से देखा तो निगाहें फिर से ठंडी हो गईं। कितना परेशान करने वाला। म्यू चेन इन सभी सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम था। बोलते समय उसने तान कियांग एर की ओर देखा। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में हर कोई जानता था कि लियू यांग को तान कियांग एर पसंद है। हालांकि उसे कभी भी उससे अच्छी नजर नहीं मिली थी। अपने पिताओं के बीच मौजूद द्वेष के अलावा म्यू चेन कभी कभी सोचता था कि लियू यांग अक्सर उसके खिलाफ था, क्योंकि ईर्ष्या के कारण तान कियांग एर उसके करीब थी। यदि आप मुझे परेशान करना पसंद नहीं करते हैं तो मैं छोड़ दूंगा, तान कियांग एर ने सीधे चेहरे से कहा। म्यू चेन अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उसकी काली आंखें तान कियांग एर को घूर रही थी। लड़के की चमकीली आंखों ने लड़की को थोड़ा शर्मा दिया, लेकिन एक जिद्दी व्यक्ति के रूप में वह अभी भी म्यू चेन को सीधे घूरने में कामयाब रही। अगर यह वह है, उसे परेशानी नहीं माना जाना चाहिए, म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सिर्फ शेखी बघारना जानते हो, जीतने के बाद ऐसा कहना। तान कियांग एर ने अपने होंठ फैलाए और अपनी खूबसूरत आंखों से स्टेडियम की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा अचानक बदल गया और वह फुसफुसा कर बोली, वह आदमी वास्तव में भी आया था। म्यू चेन की दृष्टि रेखा उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनके चेहरे के भाव भी एक पल के लिए चौंका देने वाले थे। केवल वह ही नहीं, पूरी ईस्ट ब्रांच की सीटें तुरंत थोड़ी शांत हो गईं। उनकी नजर पश्चिम शाखा की सीटों पर पड़ी। वहां 17 से 18 वर्ष की आयु के कुछ व्यक्ति थे। वे हेवन क्लास के अन्य छात्रों से कुछ हद तक बड़े थे। इस समय ये सभी व्यक्ति रेलिंग पर झुके हुए थे और आलस्य से स्टेडियम के भीतर रिंग को देख रहे थे और कभी कभी चुटकुले सुनाते थे। ये स्पष्ट था कि उनका ध्यान स्टेडियम पर नहीं था। उन व्यक्तियों के केंद्र में दो शख्सियतें थीं जो सबसे अलग थीं। एक लड़का और एक लड़की। लड़की ने चमकदार लाल पोशाक पहन रखी थी और उसकी आरू जैसी आंखें बेहद आकर्षक थीं। ये पश्चिमी शाखा से हॉन्ग लिंग था। दूसरी आकृति सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति थी। उसका कद लंबा और सुंदर रूप था। इस समय उन्होंने पश्चिम शाखा क्षेत्र पर अस्पष्ट नजर डाली। जिन क्षेत्रों पर उसने नजर डाली वे तुरंत शांत हो गए। ये स्पष्ट था कि उनकी गति दबा दी गई थी। ये वास्तव में लियू मुबाई है। मैंने नहीं सोचा था कि वह भी आएगा, चू लिंग ने गले लगाते हुए सूखी आवाज में कहा। अगर वे लियू यांग का सामना कर रहे होते तब भी उनके दिल में थोड़ी सी लड़ाई की भावना होती। हालांकि लियू मुबाई के सामने वे थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि लियू मुबाई उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर सच्चे नंबर 1 है। जब से उन्होंने नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में प्रवेश किया, कोई भी उनकी नंबर 1 स्थिति को हिला नहीं पाया। म्यू चेन की निगाहें सफेद रंग में चमकदार आकृति पर टिकी थीं। उसकी काली आंखों ने उससे नजरें बदल ली। दूर से देखने पर भी ऐसा लगता है कि उन पर कोई जुल्म ढा रहा था। चारों आंखों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। हालांकि म्यू चेन की आंखों में अन्य छात्रों का डर प्रकट नहीं हुआ। टकटकी के इस शांत आदान प्रदान ने सफेद पोशाक वाले व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया और उसकी भौहें चढ़ गईं। ओह, उस लड़के में काफी करिश्मा है। लियू मुबाई के अलावा पश्चिम शाखा के वरिष्ठों ने वास्तव में देखा कि म्यू चेन लियू मुबाई से डरता नहीं था और थोड़ा हैरान था। जब होन लिंग ने लियू मुबाई के साथ टकटकी का आदान प्रदान किया तो उसकी आंखें भी म्यू चेन पर टिक गईं। लड़के का चेहरा थोड़ा अपरिपक्व लग रहा था, लेकिन इससे दूसरों को शांति महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ कि उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी का वास्तविक नंबर 1 भी उस पर प्रभाव डालने में सक्षम नहीं था। वह मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। वह डरपोक लड़का जो उसके पीछे आया था सचमुच बहुत बदल गया। बड़े भाई, पास से आवाज आई।
लियू यान खुशी से इस ओर देख रहा था। लियू मुबाई ने लियू यान की ओर इशारा किया, फिर उसके हाथ रेलिंग पर चिपक गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ईस्ट ब्रांच का माहौल थोड़ा सिकुड़ गया। दूसरी ओर, इसका फायदा उठाकर वेस्ट ब्रांच की गति बढ़ गई। ये स्पष्ट था कि लियू मुबाई जानबूझकर उनकी गति को कम करने के लिए आए थे। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में उनकी स्थिति के कारण यहाँ तक कि ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास के वरिष्ठ भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। और जब लियू मुबाई के प्रभावशाली तरीके ने दर्शकों पर दबाव डाला, तो अचानक एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। इससे कई छात्रों को अपना फोकस वापस पाने में मदद मिली। आखिरकार अकादमी प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।